नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बाल विकास से संबंधित प्रैक्टिस सेट आज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपने जो है 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको अपने लास्ट में जो है अपना स्कोर बताना है, साथ में करते भी चलना है ना। तो अपनी तैयारी को परखना है कि आपकी क्या तैयारी है और इन क्वेश्चनों के हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी को परख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप भी देखिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिएगा ध्यान से और समझते चलिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं देखता हूँ क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास से देखिएगा, बाल विकास आपका सब्जेक्ट है तो विकास से 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विकास के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। क्या विकास एक रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर है, विकास की दर सभी में समान है और विकास बहुआयामी होता है। तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना है कि जो विकास होता है ये बहुआयामी होता है ना। यानी शारीरिक भी होता है ना, और मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास तो बहुआयामी होता है, ठीक है ना। और रुकने वाली प्रक्रिया नहीं, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास केवल आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पे जो है निर्भर होती है ना। केवल आनुवंशिकता आप नहीं लगाएंगे, केवल जो है केवल ना तो वंशानुक्रम ना वातावरण, ठीक है ना। तो दोनों का प्रभाव बराबर होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का। विकास की दर सभी में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, इसलिए ये भी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा डी नंबर का, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा पियाजे से क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो है संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे महोदय ने बताई हैं उसी के बारे में क्वेश्चन है ना। तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है ये संवेदीगामक अवस्था में होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर वाइगोत्स्की से है, देखिएगा यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जीडीपी क्या है। यहाँ पे ये बताना है कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ना, जेडपीडी। तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बच्चे के शारीरिक विकास की सीमा, मदद के साथ और स्वतंत्र क्षमता का अंतर, अध्यापक द्वारा दी गई कठिन सामग्री, बच्चे द्वारा पूरी तरह से स्वतंत्र कार्य। तो देखिएगा जेडपीडी का मतलब होता है, जेडपीडी का मतलब होता है क्या होता है, मदद के साथ स्वतंत्र क्षमता का अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि जब बालक को कोई भी समस्या होती है तो उसमें हम मदद दे सकते हैं, अस्थायी सहायता, ठीक है ना। तो यही कहलाता है जेडपीडी, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है सीखने के लिए आकलन। यहाँ पे आपको बताना है, आकलन से क्वेश्चन है। तो सीखने के लिए आकलन का मुख्य केंद्र क्या है। छात्रों की तुलना एक दूसरे से करना, कभी भी मैंने बताया है कि कभी भी छात्रों की तुलना एक दूसरे से नहीं करना। सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, यही होता है सीखने के लिए आकलन का मतलब, कि जब हम बालक सीख रहा होता है तो उसमें सुधार करना है, देखना है कि कहाँ पे कमियाँ हैं, ठीक है ना। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये गलत है। वर्ष के अंत में ग्रेड प्रदान करना, बालक को ग्रेड नहीं देना है। राइट ऑप्शन यहाँ बी निकल के आएगा, ठीक है ना। तो सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है ना। आकलन द्वारा ही हम अपनी कमियों को पता कर पाते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है समाजीकरण की द्वितीय संस्था कौन सी है। तो समाजीकरण की द्वितीय संस्था बताना है परिवार और पड़ोस, केवल धार्मिक पुस्तकें, माता पिता और सगे संबंधी, विद्यालय और मीडिया। तो प्राथमिक जब कारक पूछेगा तो हमको परिवार लगाना है, ठीक है ना। जब प्राथमिक कारक की बात होती है तो यहाँ पे परिवार होता है, लेकिन द्वितीय कारक में क्या आ जाता है, विद्यालय और मीडिया आ जाती है, ठीक है ना। तो परिवार से हटके जो चीज़ें होती हैं, जैसे विद्यालय में बालक जाता है तो ये द्वितीय संस्था मानी जाती है समाजीकरण की, और मीडिया भी समाजीकरण की द्वितीय संस्था है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जीन पियाजे से फिर से, है ना। तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं हैं, क्या कौन कौन सी हैं। अनुकूलन की कौन कौन सी 2 प्रक्रियाएं हैं, अनुकरण व खेल।
प्रेरणा और सुदृढ़ीकरण, आत्मसातीकरण और समायोजन, और संगठन और वर्गीकरण। तो देखिएगा जो अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं हैं, है ना, जीन पियाजे की, ये कहलाती हैं आत्मसातीकरण और समायोजन। ठीक है ना, इसलिए आपको सी ऑप्शन को याद रखना है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, पाड़ या ढांचा शब्द का शैक्षिक महत्व क्या है? रटने के लिए दी गई परिभाषाएं। कभी भी मैंने बताया बालक को परिभाषाएं रटाना नहीं है। सीखने में दी जाने वाली अस्थायी मदद, क्या ये हो सकता है? पाठ्यक्रम का अंतिम मूल्यांकन, छात्रों को दिए जाने वाला दंड। तो देखिएगा यहाँ पे जो पाड़ या ढांचा का मतलब होता है, क्या होता है, इसके फोल्डिंग जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, कहता है कि विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो आपको बताना है तनाव और तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो ये जो है कहा है किशोर अवस्था को, और किसने कहा है, तो स्टैनली हॉल ने कहा है। ठीक है ना, कि जो किशोर अवस्था होती है ये तनाव की और संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, जेंडर से क्वेश्चन है। जेंडर के बारे में शिक्षा शास्त्र की आधुनिक समझ क्या है? यह केवल महिलाओं से संबंधित है, यह एक सामाजिक संरचना है, यह केवल, देखिए केवल ऑप्शन हटा देना है तुरंत, यह जन्मजात जैविक गुण है। नहीं, ये जन्मजात नहीं है, ये एक सामाजिक संरचना है ना। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़, जैसे एक उदाहरण है कि जब क्या है, बालक रोता है या कोई लड़का यदि रोता है तो उसके लिए क्या क्या बोल देते हैं कि लड़के रोते नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िबद्ध धारा है ना। तो ये एक सामाजिक संरचना से संबंधित है। जेंडर जो होता है ये सामाजिक संरचना होती है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा से, है ना। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? पुरस्कार और दंड आधारित? बिल्कुल नहीं, बालक को पुरस्कार या दंड आधारित नहीं, केवल जहाँ पे ऑप्शन हो गलत कर देना है। ठीक है ना, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली रचना, गलत बात। खोजबीन और सक्रिय अन्वेषण, यही प्रगतिशील शिक्षा का जो है बढ़िया सा ऑप्शन है हमारे लिए, है ना। प्रगतिशील शिक्षा से कि खोजबीन और सक्रिय अन्वेषण बालक को बनाना, यही प्रगतिशील शिक्षा का क्या है, उद्देश्य होता है। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन यहाँ डी चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, पियाजे के अनुसार जब बच्चा यह सोचने लगता है कि चांद उसके पीछे पीछा कर रहा है, ठीक है ना, तो यह क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए जब बालक सोचता है ना, चलता है बालक, तो वो सोचता है कि चांद जो है वो मेरे साथ साथ चल रहा है ना। तो पियाजे के अनुसार ये किस अवस्था में है ना, ये क्या है, तो ये है जीववाद। जब बालक निर्जीव में भी सजीव चिंतन करने लगता है तो इसी को जीववाद कहते हैं। ठीक है ना, यानी उसको सच मान रहा है कि जो सूर्य है, चांद है, वो मेरे पीछे पीछे साथ साथ चल रहा है। ठीक है ना, तो ये इसे क्या कहते हैं, जीववाद बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार सृजन किस स्तर का हिस्सा है? आप जो है ध्यान से बता देखेंगे, ऑप्शन तो बता देंगे, है ना। क्रियात्मक पक्ष का है, भावात्मक पक्ष का है, सामाजिक पक्ष का है, संज्ञानात्मक पक्ष का है। तो सृजन करना यानी क्रिएट करना, इसका मतलब है संज्ञानात्मक पक्ष, है ना। तो ये जो हिस्सा होता है संज्ञानात्मक पक्ष का होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अधिगम पठार। ये ध्यान से आपको समझना है, ये भी है आपके जो है सिलेबस में, अधिगम वक्र हैं, अधिगम पठार दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है अधिगम के पठार के बनने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? विद्यालय का वातावरण, सीखने की अनुचित विधियाँ, थकान की सीमा, पुरस्कार की कमी। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थकान की सीमा, है ना। जब बालक जो है थक जाएगा या कुछ भी उसको परेशानी होगी तो वो सीख नहीं पाएगा, यानी अधिगम मतलब सीखना। ठीक है ना, तो जब बालक जो है थकान में होगा या है ना, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि बालक जो है सीखने में कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना। तो इसी को अधिगम पठार बोलेंगे, यानी यहाँ पे जो प्रमुख कारण हो सकता है थकान की सीमा है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा,
क्या कहता है? कहता है कि जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि जो हमने जो पहले से सीखा हुआ है, यदि उसको नई परिस्थिति में हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है तो ये क्या कहलाता है? ये नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है ना। यानी ये नकारात्मक चीज़ हो गई, है ना। जब हम पुरानी कोई भी चीज़ सीखी हुई नई स्थितियों में बाधा उत्पन्न नहीं करता और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है तो सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। लेकिन जब वो बाधा उत्पन्न कर रहा है तो ये नकारात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ बी जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वक्र से, है ना। अधिगम वक्र हैं जो, उससे क्वेश्चन है। अधिगम का नतोदर वक्र क्या दर्शाता है? सीखने की प्रक्रिया पूर्णतः रुकना, प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमी गति, सीखने की गति का समान रहना, प्रारंभ में धीमी और बाद में तीव्र। तो आपको ध्यान से देखना है और बताना है। तो नतोदर वक्र का मतलब होता है प्रारंभ में धीमी गति से बालक सीखता है और बाद में क्या है, उसकी जो सीखने की क्षमता होती है वो तीव्र हो जाती है। ठीक है ना। तो कई बालकों को आपने देखा होगा जो शुरू में एकदम से कोई भी चीज़ समझाते हैं समझ नहीं पाता है, कई बार समस्याएं, लेकिन आगे चल के वही जो है, हो सकता है ऐसा हो जाए कि आगे चल के वही टॉप कर जाए। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है। तो जो बालक जो है ये नतोदर वक्र होता है अधिगम का। ठीक है ना, जिसमें प्रारंभ में बालक धीमी गति से सीखता है और बाद में उसकी सीखने की क्षमता जो होती है वो तीव्र हो जाती है। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन डी चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिएगा क्या कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? केवल शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, गलत बात है ना। सत्र के अंत में नहीं, सत्र के अंत में ली जाने वाली परीक्षा बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों का जो है क्या करना, मूल्यांकन करना, यही व्यापक कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो व्यापक अर्थ छिपा है, जो व्यापक शब्द का अर्थ पूछा है, संज्ञानात्मक और उसके सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, इसी का मतलब होता है व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गार्डनर से, है ना। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि जो स्वयं की भावनाओं और इच्छाओं को समझने में मदद करती है क्या कहलाती है? तो जब स्वयं की बात होती है, जब हम स्वयं को समझने की बात करते हैं तो ये कहलाती है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बी ऑप्शन। और जब अंतर व्यक्तिक बुद्धि की बात होगी तो ये दूसरे की भावनाओं को समझने की बात हुई, दूसरे है ना, दूसरे की भावनाओं को समझने की बात होगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है स्वयं की, है ना, यहाँ क्या पूछा है, स्वयं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंतः व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में नकारात्मक पुनर्वलन का क्या अर्थ है? तो जो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ठीक है ना, इसमें नकारात्मक पुनर्वलन का क्या अर्थ है? छात्रों की आलोचना करना, वांछित व्यवहार के लिए दंड देना, किसी भी पुरस्कार को न देना या अवांछनीय उद्दीपक को हटाना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हो जाएगा किसी भी पुरस्कार को न देना। ठीक है ना, तो नकारात्मक पुनर्वलन का मतलब होता है कि जब बालक को हम कोई भी नकारात्मक पुनर्वलन का मतलब, यदि हम बालक को पुरस्कार दे रहे हैं और वो उसे यदि नहीं मिल रहा तो सीखने में कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि पुरस्कार की बदौलत यदि हम बालक को सिखा रहे हैं तो वो बेहतरीन तरीके से नहीं सीख सकता। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ सी जाएगा। तो नकारात्मक पुनर्वलन का मतलब है कि किसी को पुरस्कार ना देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम को संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो इन्होंने मुख्य नियम दिए हैं वो 3 दिए हैं, अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का। ठीक है ना, तो जो संतुष्टि का नियम कहलाता है ये प्रभाव का नियम कहलाता है ना। जब हम सीखने का जब प्रभाव पड़ जाता है तो वही संतुष्टि कहलाती है, यही कहलाता है प्रभाव का नियम। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम की कमियों को पहचानना, छात्रों को ग्रेड देना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना या शिक्षक की योग्यता जांचना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है अधिगम की कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसी तरह के और बढ़िया तरीके से अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना,
और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।